हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। और इससे पहले हम ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने फिगर है, एक फिगर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप नाम को जान लें। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इमेजेस आपके सामने हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनसे हम अपनी जीविका कमाते हैं, कुछ रुपया पैसा कमाते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर हेडिंग है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स क्या हैं? लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। ये अभी हमने पिक्चर देखी, कुछ और नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें देखते हैं। You will find that the people are engaged in various economic activities. तो आप पाओगे कि कुछ लोग हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं। Some of these are activities producing good. उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। गुड्स मीन्स कुछ सामान बना रही हैं। Some others are producing services. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमें सर्विसेज मिलती हैं, जो सर्विस को प्रोड्यूस करती हैं। These activities are happening around us every minute even as we speak. जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, इसके दौरान भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। How do we understand these activities? इन सभी एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? One way of doing this is to group them, या हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो देखिए, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे यूज करते हुए हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। और यही ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? सेक्टर्स कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना, फिगर में कुछ लोग ईंटें बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली की जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कल्टिवेशन ऑफ कॉटन के कल्टिवेशन का। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। ये क्रॉप सीजन के बीच होता है, एक क्रॉप सीजन होता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, क्या किया जाता है? कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाता है। वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कॉटन का। तो ये एक कॉटन जो ग्रो की जाती है, क्रॉप सीजन में ग्रो की जाती है, जो एक नेचुरल फैक्टर है। ये जो ग्रोथ की जाती है कॉटन प्लांट की, उसे ज़रूरत होती है कुछ नेचुरल फैक्टर्स की। पूरी तरह से नहीं कहा गया है कि पूरी तरह से वो नेचर पर ही डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कि रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है। चलो, हम रेनफॉल की जगह एक अल्टरनेट ले सकते हैं कि हम इरिगेशन कर सकते हैं, बट उसे सनशाइन की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हमें नेचुरल फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये जो कॉटन है, ये क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी। अब डेयरी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी बिल्कुल वैसे ही है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर एक्सेट्रा। तो हमें एनिमल्स, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना एनिमल का, उस पर हम डिपेंड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर, जो उन्हें खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। और वहाँ पर हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है एनिमल से, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली
मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। जो माइनिंग करके निकाले जाते हैं मिनरल्स एंड ओर्स, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए ये जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, ये सभी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आती हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि वाई प्राइमरी, इन्हें प्राइमरी ही क्यों कहा जाता है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि ये बेस होती हैं, ये सभी चीज़ें जो हम बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, वो इनका बेस होती है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है, डेयरी से मिलती है, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से मिलती है, इन सभी को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया है कि वो सारी चीज़ें जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आती हैं। द सेकेंडरी सेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है? द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? किसी दूसरी फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने के बाद। जैसे कि सपोज करो मिल्क के बारे में बताया गया है, मिल्क एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बट जब हम मिल्क से दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसे पनीर बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, ये दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत होती है, तब वो सारी चीज़ें दूसरी फॉर्म लेती हैं। वो मैनमेड भी हो सकता है, वो फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन्हें कहा गया है, या सेकेंडरी सेक्टर में इन्हें रखा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर से हम इन सब चीज़ों को जब दूसरा फॉर्म दे देते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट हैं ये नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, बल्कि इन्हें बनाया जाता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके, और मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है, अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप में हो सकता है, एट होम, घर पर भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि दूध से हम पनीर बनाते हैं, ये सब तो हम घर पे ही कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मैन्युफैक्चर्स ऐसे हैं जो हम घर पे कर लेते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम फैक्ट्रीज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स, हम क्या करते हैं? प्लांट से कॉटन फाइबर को लेते हैं और क्या करते हैं? स्पिन, यार्न, फिर क्या बनाते हैं? हम धागा बनाते हैं। क्या धागे को हम खुद से बना सकते हैं? नहीं ना, उसके लिए हमें फैक्ट्री की ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती है, एंड वेव क्लॉथ, और फिर हम क्या करते हैं? उससे कपड़ा बनाते हैं। यूजिंग शुगर कैन एज अ रॉ मटेरियल, हम क्या करते हैं? शुगर कैन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। वी मेक शुगर और गुड़, और उसके बाद हम उससे शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। वो सभी क्या होता है? उन सभी के लिए इसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, फैक्ट्रीज की ज़रूरत होती है। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हम अर्थ को क्या करते हैं? अर्थ का मतलब यहाँ पर मिट्टी से है, मिट्टी को क्या करते हैं? ब्रिक में, ईंटों में कन्वर्ट करते हैं, एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, और फिर उन्हीं ईंटों को हम घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मतलब ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर के बारे में, जिसमें हम डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड करते हैं और नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं।
फिर हमने पढ़ा है सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ से चीज़ों को लेकर रॉ मटेरियल के रूप में उसे फैक्ट्रीज में, एट होम, कहीं पर भी मैन्युफैक्चर करता है और उसकी फॉर्म को चेंज कर देता है। हम जानेंगे थर्ड सेक्टर के बारे में, यानी कि टर्सरी सेक्टर के बारे में। आफ्टर प्राइमरी एंड secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector. ये tertiary sector के अंडर में आता है and is different from the above two, और दोनों से बिल्कुल ये डिफरेंट होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से भी और सेकेंडरी सेक्टर से भी बिल्कुल अलग होता है। These are activities that help in development of the primary and secondary sector, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट करता है। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. तो देखिए ये डायरेक्टली किसी भी सामान को प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है, जो थर्ड सेक्टर है, वो किसी भी सामान को प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं करता है, बट ये ऐड करता है, सपोर्ट करता है सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस in the primary or secondary sector would need to transport by truck or train and then sold in wholesale and retail shop. तो देखिए जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ट्रक की ज़रूरत होगी, ट्रेन की ज़रूरत होती है, तभी तो उन्हें होलसेल और रिटेल शॉप पर सेल किया जा सकता है। एट टाइम it may be necessary to store these in godowns. अब ये सारी चीज़ें जब जैसे कि क्रॉप की बात करें, एक बड़े पैमाने पर इसे उगाया जाता है तो इसे स्टोर करके रखने की ज़रूरत होती है, तो गोडाउन की हमें ज़रूरत होती है। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स, या कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो देखिए अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है, वो हम टेलीफोन से भी कर सकते हैं, लेटर से भी कर सकते हैं। तो गोडाउन के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन की भी तो ज़रूरत होती है, जो हम किसी फ़ोन से कर सकते हैं, लेटर से कर सकते हैं, और कई बार हमें क्या होता है कि बैंक से पैसा भी उधार लेना पड़ता है अपने प्रोडक्शन और ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर्स, टर्सरी एक्टिविटीज़। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ के कुछ ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग्स है, ठीक है। तो ये सभी टर्सरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स है। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विस rather than गुड्स, द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है इसमें सर्विस जनरेट होती है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब सर्विस सेक्टर क्या है और किस तरह से ये सर्विस प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस। ये जो सर्विस सेक्टर होता है इसमें कुछ एसेंशियल सर्विस इंक्लूड होती हैं, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो क्या करती हैं, डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड में। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। तो देखिए हमें किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, किसी भी ट्रेड को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। अब जब उसमें बहुत सारे लोग एंगेज होंगे तो उन्हें टीचर की भी ज़रूरत होगी, डॉक्टर की भी ज़रूरत होगी, तो हर एक पर्सन को यहाँ से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और ये सभी सर्विस का एक पार्ट है, और ये सभी अगर मिलकर काम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, जो हमारा ट्रेड है वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए इन रिसेंट टाइम certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important. तो आज कुछ और सर्विसेज जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं,
टेक्नोलॉजी का टाइम है, जैसे इंटरनेट कैफ़े है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, एटीएम बूथ्स है, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको अच्छे से और ज़्यादा समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उससे पहले बताया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो आर ग्रुप्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। हालांकि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अभी 3 अलग अलग ग्रुपों में पढ़ लिया है, उन्हें डिवाइड कर दिया गया है, आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, लेकिन वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। Imagine what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill। तो देखिए क्या होगा अगर जो फार्मर्स हैं वो शुगर कैन को एक पर्टिकुलर शुगर मिल को सेल करने से मना कर दें। द मिल विल हैव टू शट डाउन। ऐसी कंडीशन में जो मिल है वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मिल है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है और जो शुगर कैन है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आगे एग्जाम्पल दिया गया है, इमेजिन what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from the Indian market and import all cottons they need from other countries। अब क्या होगा, इमेजिन करो क्या होगा अगर कॉटन कल्टीवेशन हो और जो कंपनी है वो डिसाइड कर लें कि उन्हें इंडियन मार्केट से वो कॉटन नहीं खरीदना है, उन्हें दूसरी कंट्रीज से उसे इंपोर्ट करना है, वो उसे इंपोर्ट कर लें। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल। तो इंडियन कॉटन कल्टीवेशन क्या होगा, उसमें प्रॉफिट कम आएगा एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकरप्ट इफ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स। अगर वो दूसरी कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। कॉटन प्राइस विल फॉल, और जो कॉटन की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और किस तरह से एक दूसरे पर वो डिपेंड रहते हैं। फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पंप सेट गो अप। तो देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स है, पंप सेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब उन्हें खरीदने पड़ते हैं। क्या होगा अगर जो फर्टिलाइजर्स हैं और पंप सेट हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर्स विल राइज एंड दियर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस। तो जो कॉस्ट आती है ना कल्टीवेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो फार्मर्स हैं उनको कम प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपने देखा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आगे देखिए, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज ए स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टर के द्वारा एक स्ट्राइक कर दी जाए एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क्स एक्सेट्रा, और जो ट्रक हैं वो वेजिटेबल को, मिल्क को ले जाने के लिए मना कर दें फ्रॉम रूरल एरियाज, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर जो है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एक्टिविटी इनकी होती हैं। तो अगर वो सब ट्रांसपोर्टर जो है इन सब चीज़ों को ले जाने से मना कर दें तो क्या होगा, फूड विल बिकम स्कर्स इन अर्बन एरियाज वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल दियर प्रोडक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो आपका थर्ड सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, वो भी इफेक्ट डाल रहा है सेकेंडरी सेक्टर पर और प्राइमरी सेक्टर पर। तो जो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुई है वो सारी वो फार्मर्स सेल नहीं कर पाएंगे, और जो कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो इनकी फर्म की इन्हें दोबारा जो दूसरा रूप दिया गया है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, वो जो सर्विस देने वाले लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा। किसकी वजह से,
ट्रांसपोर्टर की वजह से। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब बताया जा रहा है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, किस तरह से हम कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हैं, ये तीनों मिलकर लार्ज नंबर पर गुड्स को बनाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं ये सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करने में। द नेक्स्ट स्टेप therefore is to see how much good and services are produced and how many people work in each sector. In an economy there could be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small in size. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है कि कितने सारे लोग जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में। तो ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये सब मिलकर टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं। एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट, वाइल द अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। और ये वाला जो सेक्टर है ये काफ़ी बड़ा है, लार्ज है। तो हमें यहाँ पर आगे पढ़ना है कि किस तरह से टोटल प्रोडक्शन निकाला जाता है, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो आने वाले चैप्टर को, आगे के चैप्टर को हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।